जब आप रात को छत पर जाते हैं और आसमान में देखते हैं तो एक ख्याल जरूर आता होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। कभी ना कभी ये तो लगता ही होगा कि जो तारे हमें दिखते हैं ये आखिर बनते कैसे होंगे और इनका जीवन कितना लंबा होगा और फिर इन तारों का अंत कैसे होता होगा। हजारों सालों से आसमान में मौजूद तारों को दुनिया में अलग अलग रूप में देखा जाता रहा है। 1000 या 500 साल पहले तक ऐसी मान्यता भी होती थी कि तारे ईश्वर या गॉड का रूप हैं और इनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। कुछ सिविलाइजेशंस में इनकी पूजा करने का प्रचलन भी जारी रहा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सब और हमारी दुनिया स्टार से निकलने वाले डस्ट या धूल से बने हैं। हमारे शरीर और पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा उन एलिमेंट से बना है जो बड़े स्टार्स में होने वाले एक्सप्लोजन से क्रिएट हुए हैं। लेकिन ये स्टार्स बनते कैसे हैं और अंत में इन स्टार्स का क्या होता है, आइए चलते हैं एक छोटे से सफ़र पर और जानते हैं स्टार्स की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में। कल्पना करिए एक क्लाउड यानी बादल की, जो कुछ गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स का बना है। ये क्लाउड इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए हमें कई लाइट ईयर्स की दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। इस क्लाउड को हम नेबुला कहते हैं। इस नेबुला की शेप कई लाइट ईयर्स के बराबर होती है और हमारे ब्रह्मांड में इस प्रकार के बहुत से नेबुला मौजूद हैं। दूसरे तारों से मिलने वाली एनर्जी की वजह से ये नेबुला बहुत ब्राइट होते हैं और विजिबल होते हैं। वहीं कुछ नेबुला हाइड्रोजन गैस की हाई डेंसिटी की वजह से कंप्लीटली डार्क होते हैं और उन्हें देखना पॉसिबल नहीं होता। इस नेबुला के बीच से गुजरने वाले किसी स्टार या बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की वजह से इसमें स्पेस टाइम बेंड होने लगता है, जिसके कारण नेबुला में मौजूद गैस मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल अपनी ही ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लगते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने या सिकुड़ने लगते हैं। ऐसा होने पर ये डस्ट और गैस पार्टिकल्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी पार्टिकल पर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सारे पार्टिकल्स के इकट्ठा होकर टकराने के कारण जनरेट होने वाले प्रेशर से इस बॉल या नेबुला का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और गैसेस स्पिन करने लगती हैं। स्पिनिंग यानी घूमने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्टार की इस स्टेज को हम प्रोटोस्टार कहते हैं। एक नेबुला से ऐसे कई प्रोटोस्टार्स का जन्म होता है। स्पिनिंग के दौरान स्टेलर विंड्स के कारण प्रोटोस्टार के सराउंडिंग में प्रेजेंट एक्स्ट्रा डस्ट और गैस पार्टिकल्स क्लियर हो चुके हैं। अब और नए पार्टिकल्स की प्रोटोस्टार में ऐड होने की प्रोसेस बंद हो चुकी है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के लगातार घूमने के कारण टेम्परेचर का बढ़ना अभी भी जारी है। लेकिन इस टेम्परेचर को 15 मिलियन केल्विन तक पहुंचने में लगभग 10 मिलियन ईयर्स का टाइम लग सकता है। टेम्परेचर के 15 मिलियन केल्विन पहुंचने तक ये स्टार एक टी टॉरी स्टार कहलाता है। हीट जनरेट होने की वजह से टी टॉरी स्टार का टेम्परेचर 15 मिलियन केल्विन से भी ज़्यादा हो जाता है और स्टार अब अपनी अगली स्टेज में एंटर कर जाता है, जिसे हमने मेन सीक्वेंस स्टार का नाम दिया है। इस टेम्परेचर पर फ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर हीलियम के एटम्स में बदलने लगते हैं। इस फ्यूजन के कारण स्टार की कोर यानी सेंटर से बहुत ही अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट स्टार की कोर से निकलकर बाहरी लेयर्स तक आती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट के फॉर्म में हमें दिखती है। एक नेबुला जो कि मेन सीक्वेंस स्टार बन चुका है अब शाइन करने लगता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक हमारा सन भी अब इसी स्टेज में है। न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली हीट से आउटवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो स्टार में अंदर की तरफ लगने वाली ग्रेविटी को बैलेंस करता है, जिसके कारण स्टार कुछ मिलियन ईयर से लेकर कई बिलियन ईयर्स तक अपनी इसी स्टेज में होता है। स्टार की ये स्टेज सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेज होती है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि स्टार को स्टेबल रखने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन स्टार में फ्यूल की तरह काम कर रहा है।
काफ़ी लंबे समय तक मेन सीक्वेंस स्टार की स्टेज में रहने के बाद स्टार का फ्यूल खत्म होने लगता है और उसमें होने वाली फ्यूज़न की प्रोसेस धीमे पड़ने लगती है। फ्यूज़न में निकलने वाली एनर्जी की वजह से बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर कम होने लगता है और ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब जो होता है हमें उसे ध्यान से समझना होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, फ्यूज़न की प्रोसेस धीमी होने के कारण आउटवर्ड प्रेशर कम हो रहा है और इंटरनल ग्रेविटी बढ़ रही है। तो इस ग्रेविटी की वजह से स्टार में मौजूद पार्टिकल्स एक बार फिर से टकराने और सिकुड़ने लगेंगे और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट होने से टेम्परेचर और बाहर की तरफ प्रेशर फिर से बढ़ने लगता है। हालांकि ये आउटवर्ड प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि फ्यूज़न के समय था। इसका रिजल्ट ये होता है कि आउटवर्ड प्रेशर की वजह से स्टार के बाहर की लेयर तो एक्सपेंड करने लगती है, लेकिन स्टार का सेंटर या उसकी कोर खुद में ही कोलैप्स करने लगती है। इसी तरह से एक तरफ स्टार का सेंटर या कोर श्रिंक हो रही है, लेकिन उसकी बाहरी लेयर्स एक्सपेंड होती जा रही हैं। ये स्टार की 5वीं स्टेज होती है। इस स्टेज का नाम है रेड जेंट। एक्सपेंशन की प्रक्रिया में ये पहले सब जेंट स्टार और फिर रेड जेंट स्टार में बदल जाता है। रेड जेंट मेन सीक्वेंस स्टार से लगभग 100 गुना बड़ा होता है। रेड जेंट स्टार्स का टेम्परेचर मेन सीक्वेंस स्टार के कंपैरिजन में काफी कम होता है। रेड जेंट स्टार बनने के बाद एक स्टार का जीवन कैसा होने वाला है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस स्टार का साइज क्या था। अब हम एक स्टार के आगे के जीवन को उसके साइज के बेसिस पर दो अलग अलग कैटेगरी से समझने की कोशिश करेंगे। पहली कैटेगरी है लो मास या छोटे स्टार्स की। कुछ स्टार काफी छोटे या मीडियम साइज के होते हैं। इनका साइज सन के बराबर या सन से थोड़ा ही बड़ा होता है। छोटे स्टार्स की कोर में बचा हुआ हीलियम लगातार फ्यूज करने पर पहले कार्बन फिर और भी हैवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में स्टार लगातार श्रिंक होता है। उसकी बाहरी लेयर्स बिखरने लगती हैं। ये बिखरती हुई लेयर्स स्पेस में फैल जाती हैं और प्लैनेटरी नेबुला का रूप ले लेती हैं। अब स्टार्स का बचा हुआ पार्ट एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है और कई बिलियन लाइट ईयर्स तक ये जलता रहता है। अंत में ये ठंडा हो जाता है और एक ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेता है। इस तरह से एक लो साइज्ड या छोटे स्टार्स की लाइफ खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे मैसिव या बड़े स्टार्स के बारे में। बड़े स्टार्स का अंत थोड़ा ड्रामेटिक है। एक रेड जेंट अब सुपर जेंट में बदल चुका है। इसकी बाहरी लेयर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी हैं। अब इसकी कोर बढ़ती हुई ग्रेविटी की वजह से श्रिंक करने लगती है। ये जितना श्रिंक करती है उतनी ही गर्म और डेंस हो जाती है। इस स्टार में मौजूद हीलियम और ऑक्सीजन जैसी बाकी गैसेस भी अब बारी बारी से फ्यूज करने लगती हैं और हैवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होने लगती हैं। ऐसा तब तक चलता है जब तक कि कोर में सिर्फ आयरन ही बचे। जैसा हम सब जानते हैं कि आयरन एक बहुत ही डेंस मटेरियल है। आयरन के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की वजह से इसके एटम्स फ्यूज होकर हैवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते और फ्यूजन की प्रोसेस रुक जाती है। लेकिन आयरन के एटम्स के टकराने का सिलसिला जारी रहता है। आपस में टकराने के कारण होने वाला न्यूक्लियर रिपल्शन ग्रेविटी पर हावी हो जाता है और स्टार के सेंटर से एक्सप्लोसिव वेव्स जनरेट होने लगती हैं। ये वेव्स स्टार के सेंटर से बाहर की तरफ काफी ज्यादा एनर्जी के साथ फैलती हैं। इसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं में सबसे अहम और सबसे विशाल घटना होती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जनरेट होने वाली शॉक वेव के कारण स्टार के मटेरियल आपस में फ्यूज करने लगते हैं और कुछ नए स्टार्स, प्लैनेट्स और मून्स का जन्म होता है। ये सुपरनोवा एक बीज होता है जिसे हम कह सकते हैं अनगिनत प्रकार के जीवन की रचना का बीज। अब स्टार की कोर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बचते हैं उनके फ्यूजन से न्यूट्रॉन्स का निर्माण होता है
और स्टार अब अपनी आखिरी स्टेज यानी कि न्यूट्रॉन स्टार में बदल चुका होता है। यदि स्टार्स का साइज हमारे सन से 15 गुना या उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है तब न्यूट्रॉन्स भी इस कोलैप्स को सरवाइव नहीं कर पाते। वो एक सेल्फ कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्लैक होल्स का रूप ले लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, एक ब्लैक होल लगातार बहुत सारे मटेरियल्स के फ्यूजन से बनता है। इसकी डेंसिटी और इससे क्रिएट होने वाली ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है। ये इतने डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि किसी मटेरियल को अपने अंदर खींचने के साथ अपने सराउंडिंग में स्पेस और टाइम को भी बेंड कर देते हैं। तो ये थी स्टार्स की लाइफ साइकिल की पूरी प्रोसेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।